गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आइए और उसके बाद बताइए कि क्या मेरी क्लास प्रॉपर आ रही है। हाँ, क्योंकि ना बहुत परेशान हो गए हैं यार इंटरनेट की वजह से। आज मुझे लगता है कल की क्लास बीच में रुक गई थी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। आज फिर दिल्ली में इतना तेज आंधी और बारिश आ रहा है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना? हे भगवान, बस क्लास सही से चला देना, है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, हाँ जी, आज वर्ल्ड टीचर्स डे है। तो जो बच्चा मुझे विश कर रहा है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, है ना? एकदम सही चल रहा है। पता है इतनी तेज आंधी आ रही है दिल्ली में, इतना तेज बारिश आ रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और कल तो आपको पता ही है कि कल क्या हुआ था। कल तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कल क्या हुआ। कल अपनी क्लास के बीच में ही इंटरनेट ठप हो गया था। हमारा नहीं, सब किसी का, पूरे दिल्ली का इंटरनेट नहीं चल रहा था। और उसके बाद व्हाट्सएप, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ एकदम आपको पता ही है ठप हो गए थे, चल नहीं रहे थे। कम से कम 3 से 4 घंटे नहीं चले थे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना? सब कुछ, इंटरनेट भी नहीं चला था। मोबाइल का इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था और हमारा वाईफाई भी काम में नहीं कर रहा था। ऐसा कुछ हुआ था कल की क्लास में। तो कल की क्लास बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। बस मैंने 12-13 मिनट पढ़ाया था। उसके बाद एकदम से मैंने वो क्लास इसलिए नहीं हटवाई कि चलो बच्चों को मालूम चल जाए कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो क्लास लेने आई थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ऐसा ही हो गया था। कल से सबका इंटरनेट आज ऐसे ही चल रहा है। मैंने सबको फोन करके पूछ लिया, हमारा स्टूडियो के 4-4 इंटरनेट कनेक्शन लगे हुए, सब ऐसे ही हो रहे हैं, है ना? कल क्लास हुई थी बेटा, लेकिन कल क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इंटरनेट चला गया था, इसकी वजह से वो क्लास बीच में रुक गई थी। चलो, सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा ना? सबके एरिया में ही ऐसा ही हुआ होगा, इंटरनेट भी नहीं चला था 1-1.5 घंटे के लिए। चलो, डीके पटेल कह रहे मेरी बात का रिप्लाई नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता है। मोबाइल का इंटरनेट भी गायब हो गया था कल, सब कुछ ही हो गया था, है ना? चलो, अब स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में बारिश हो रही है, दिल्ली में भी इतनी तेज बारिश, अभी तो आंधी हो रही है लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हुई है अभी जस्ट। ओके, चलो। हाँ, दिव्या जी बायोलॉजी केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद करेंगे? नहीं, बायोलॉजी के बाद नहीं। मैं आपके बैच में इंतजार कर रही हूँ कि कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आकाश यादव, आपका क्या क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कभी तैयारी करना चाहती हूँ। क्या कह रहे हैं आप पूनम जी? ओके, चलो। राम जी क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप बताइए। चलो, सब अच्छा चल रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है बताएंगे आपको, वाइटल कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। रुकिए, जब हार्ट वाला चैप्टर कराएंगे ना, तो हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है, उसके बाद आपको बताएंगे वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, अक्षय जी, है ना? चलो, व्हाट्सअप नहीं, व्हाट्सअप के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ हो गया था, यूट्यूब चल रहा था, लेकिन इंटरनेट भी तो होना चाहिए था क्लास लेने के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने जहां पर कल की क्लास छोड़ी थी वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ना था। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, जल्दी से लिखेंगे। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं डब्ल्यूबीसी? तो मैंने कहा था कि आपको बुक्स में 5 टाइप की मिलेंगी, लेकिन इनको डिवाइड करने का बेस क्या है, वो आधार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम डिवाइड करते हैं, है ना? चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी को हम मेजरली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को कहा जाता है कणिकामय डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरी तरफ होती हैं, उन्हें कहा जाता है एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एकणिकामय, एकणिकामय। अब सबसे पहले तो क्या मतलब होता है ग्रेन्युलोसाइट का और क्या मतलब होता है एग्रेन्युलोसाइट का? हाँ, टी और बी लिम्फोसाइट आज ही आएंगे। सिद्धार्मोदा हांडी, आपका नाम थोड़ा, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूं तो, लेकिन आज आएंगे। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, बी लिम्फोसाइट क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। आप क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं ना? ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स, 2 टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। बच्चों ध्यान से सुनना, ग्रेन्युलो, ग्रेन्युलो का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स का साइंस में मतलब होता है पार्टिकल्स, छोटे छोटे डॉट पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे कण हैं, ऐसे ऐसे। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके सरफेस एरिया पर ऐसे छोटे छोटे डॉट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, उन डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स।
कणिका में जहां पर कण हो छोटे छोटे, उसे बोलते हैं हम क्या, आप बताओगे बेटा, ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट या कणिका में। और दूसरी तरफ आती है एग्रेन्युलोसाइट। ऐसी कोई डब्ल्यूबीसी जिस पर ये पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ऐसे सीधी डब्ल्यूबीसी जिनकी सरफेस एरिया एकदम चिकना होता है। चिकने का मतलब क्या हो गया, जिन पर ग्रेन्यूल्स नहीं लगे हुए होते हैं, जिन पर कण नहीं होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एग्रेन्युलोसाइट। और जिन पर ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। देखो, ये देखो, आपने अगर इस इमेज को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये देखो, ये लिखा हुआ है ग्रेन्यूलर। ग्रेन्यूलर या ग्रेन्युलोसाइट एक ही बात है। यहां पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल हैं, ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखा रखे हैं ना ऐसे इस इमेज में। तो ये क्या होगी, कणिका में डब्ल्यूबीसी होगी। ऐसे ही आप इसमें देखोगे तो ऐसे ग्रेन्यूल दिख रहे हैं आपको, इसमें भी दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स। लेकिन आप इधर की साइड आओ, इधर की साइड आपको कोई भी ग्रेन्यूल नहीं दिख रहे हैं, एकदम चिकनी है, एकदम साफ है। चिकनी का मतलब वो आप सोच रहे हैं वैसी चिकनी नहीं, चिकनी का मतलब जिसके सरफेस एरिया पर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ऐसे डॉट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं एग्रेन्युलर या एग्रेन्युलोसाइट्स। इस इमेज में आप अच्छे से डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे होंगे। तो पहला तो डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं मेजरली, और जब बात करते हैं कि इनको किस कैटेगरी के आधार पर, तो ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। जिन पर ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट, जिस पर नहीं होंगे उन्हें बोलेंगे एग्रेन्युलोसाइट। हो गया। अब बच्चों, ये जो ग्रेन्युलोसाइट है इसको आगे तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे लिखिएगा इसिनोफिल्स। आपने कभी अपने खून का ब्लड रिपोर्ट या आपने सीबीसी करवाया होगा टेस्ट, तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है इतनी इसिनोफिल्स हैं, इतनी होनी चाहिए, इतनी न्यूट्रोफिल्स हैं, इतनी होनी चाहिए, इतनी लिम्फोसाइट है, इतनी होनी चाहिए। शायद आपने कभी उस रिपोर्ट में देखा होगा, है ना। तो इसिनोफिल्स एक नंबर पे लिखेंगे, इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी। 2 नंबर पे आते हैं, उसे बोलते हैं हम बेसोफिल्स। बेसोफिल, लेकिन एस लगा दो आगे, बेसोफिल्स ज्यादा है ना इसलिए एस लग जाएगा, बेसोफिल्स। और 3 नंबर पे जो आती है प्यारे बच्चों, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हिंदी में भी सेम नाम है, न्यूट्रोफिल्स। तो 3 टाइप की तो ग्रेन्युलोसाइट्स हो गई हैं जिन पर डॉट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी? इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और ये जो होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं, मोनोसाइट, एस लगा दो, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और दूसरा लगा दो, दूसरा लिख दो लिम्फोसाइट्स। पूछ रहा था ना अभी एक बच्चा कि बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, पढ़ाएंगे आपको। दूसरी है लिम्फोसाइट्स, ये लो लिम्फोसाइट्स, हिंदी में सेम नाम होगा, लिम्फोसाइट्स। हो गया बच्चों। तो ये 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी हो गई। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा? सबसे पहले तो आपको 4 ऑप्शन डाल देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा ग्रेन्युलोसाइट्स है, कौन सा एग्रेन्युलोसाइट्स है। तो आपको इनमें डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए कि इन सब की सरफेस एरिया पर ऐसे डॉट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए ग्रेन्युलोसाइट हैं, लेकिन इनके सरफेस एरिया पर नहीं होते हैं इसलिए ये एग्रेन्युलोसाइट्स हैं। 5 टाइप की, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अब बच्चों 4 तो एग्जाम के सीधे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एग्जाम के 4 क्वेश्चन सीधे हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि हमारे खून में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? इन चारों में से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है जिसका साइज बहुत बड़ा है? तो जहां पर आपने मोनोसाइट लिखा है उसके नीचे लिख देना इट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। यह है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। एग्जाम का क्वेश्चन बनता है यह सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। और जहां पर आपने लिम्फोसाइट लिखा है उसके नीचे लिखो इट इज द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। यह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। तो सबसे छोटी पूछेंगे तो आपको लिम्फोसाइट करके आना है, सबसे बड़ी पूछेगा मोनोसाइट करके आना है। 2 क्वेश्चन हो गया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे खून में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, इनमें से ज्यादा नंबर किसका है, तो सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स। तो इसके नीचे लिख दो मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी, ये हमारे खून में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। ये सबसे ज्यादा होती है बच्चों, सबसे ज्यादा अप्रोक्स 60 से 65% में यही होती हैं। और सबसे कम पूछे मिनिमम डब्ल्यूबीसी पूछे तो बेसोफिल के नीचे लिख दो मिनिमम, ये सबसे कम होती है। अब बताओ अगर इन चारों में से एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया तो क्या आप गलत करके आओगे क्या, जल्दी बताओ, क्या आप गलत करके आओगे? मुझे नहीं लगता कि आप गलत करके आओगे। सबसे बड़ी, एक बार फिर से सुनो, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती हैं, बेसोफिल सबसे कम होती हैं। 4 क्वेश्चन। चलो अब इनका परसेंटेज लिखते हैं, हमारे ब्लड में किस परसेंटेज की फॉर्म में होती हैं। जब हम सबसे पहले यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, जब हम बात करते हैं इसिनोफिल्स, सिर्फ 2 से 3% में इसिनोफिल्स होती हैं। बेसोफिल सबसे कम है बच्चों, सबसे कम है तो इसलिए ये पॉइंट में होती है, 0.1 to 0.5% होती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, 60 से 65% में होती हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपसे अभी 2 क्वेश्चन पूछूंगी, आपको समझ में आए हैं नहीं आए वो आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद करते हैं मोनोसाइट्स होती हैं, वो होती हैं 6 से 8% में। जो भी आपका 20-25% बचा है उसमें क्या होती हैं, 20 से लेकर 25% में होती हैं आपके ये लिम्फोसाइट्स। ये लो, अगर आपको परसेंटेज कभी पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आपको परसेंटेज, हालांकि एग्जाम में परसेंटेज आएगा तो सिर्फ 2 का आएगा। सबसे ज्यादा कितने परसेंट में होती है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है 60 से 65% में। पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है पूछा हुआ। फिर आपसे पूछेगा सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल्स पॉइंट में होती हैं, 0.1 to 0.5%। बाकी इन 3 का परसेंटेज आप नहीं भी याद करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब बात क्या आती है, बात ये आती है प्यारे बच्चों कि इनका फंक्शन क्या है, ये किसके टाइप हैं, ये है डब्ल्यूबीसी के टाइप। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, जब भी बाहर से कोई इंफेक्शन आता है, जब भी बाहर से कोई संक्रमण आता है, और संक्रमण क्यों आता है, आपको बीमारी करने के लिए, तो उस संक्रमण से बचाने का काम कौन करती हैं, डब्ल्यूबीसी करती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं। डब्ल्यूबीसी का काम होता है जब भी बाहर से कोई इंफेक्शन आता है या जब भी आपको कोई बीमारी करने वाला इंफेक्शन या कोई पार्टिकल आता है, उसके अगेंस्ट फाइट करना और हमें क्या देना, हमें इम्यूनिटी देना। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। बोलते हैं ना, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो हमें कभी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ब्लड सेल्स हैं जिनको इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, जिनको प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा माना गया है। आंसर क्या करके आओगे, डब्ल्यूबीसी करके आओगे। आरबीसी नहीं होती, आरबीसी का फंक्शन क्या पढ़ाया था हमने, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना आरबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, इन्फेक्शन से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना। अब आपके भेजे में इतनी बात तो फिट हो गई है कि भैया डब्ल्यूबीसी का काम है इन्फेक्शन से लड़ना, बीमारियों से बचाना हमें, तो ये डब्ल्यूबीसी के टाइप है सारे के सारे, तो ये भी क्या काम करते होंगे, आपको बीमारियों से बचाने का काम करते होंगे। अब मैम बीमारी तो बहुत सारे टाइप की होती हैं, इसीलिए तो बहुत सारे टाइप की डब्ल्यूबीसी भी दी गई हैं। जब बीमारियां बहुत सारे टाइप की हैं तो डब्ल्यूबीसी के भी टाइप बना दिए यहां पर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए था, मैम इनके नाम इस तरीके से क्यों रखे गए हैं, कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल्स, थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाओ। देखो न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रोफिल्स है। बेसोफिल जो बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है, वो बेसोफिल है। जो एसिडिक प्रकृति का है वो इसिनोफिल है। इस तरीके से अभी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या अब मैं बताती हूं कि इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए, इनका नामकरण ऐसा क्यों किया गया, वो सुनिएगा, ठीक है। चलो अब सुनिएगा कि इनका नामकरण ऐसे क्यों किया गया। बच्चों अरे अभी बात करेंगे रुचि बी और टी लिम्फोसाइट की बात करेंगे, थोड़ा रुक जाइए, अभी नहीं, ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, हम बात करेंगे बी और टी लिम्फोसाइट की। बच्चों
जब कभी भी क्या होता है, आपने कोई एक एसिडिक डाई ली। एसिडिक डाई, डाई का मतलब होता है सूचक। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारी डाई होती हैं, वो एसिडिक प्रकृति के साथ अलग कलर की हो जाती हैं, बेसिक के साथ अलग कलर की हो जाती हैं, ऐसे शायद आपने याद होगा, है ना। चलो सुनो, एसिडिक डाई मतलब ऐसी कोई डाई ली है जो अम्लीय प्रकृति की है, जो एसिडिक है। तो जैसे ही आपने एसिडिक डाई डाल दी इन WBC के ऊपर, क्या हो गया, इन WBC के ऊपर आपने एसिडिक डाई डाली। एसिडिक डाई डालते ही जो WBC ऑरेंज कलर का हो गया, ऑरेंज का मतलब है नारंगी कलर का हो गया, उसे बोल देंगे आप इसिनोफिल्स। उसे क्या बोल देंगे आप, इसिनोफिल्स बोल देंगे। तो जब कभी भी आप इसिनोफिल्स को किसी एसिडिक डाई से, एसिडिक का मतलब है कि जो नेचर में कैसी हो, जिसका pH वैल्यू 0 to 7 के बीच में हो, उसे आप एसिड बोलते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, अम्लीय प्रकृति का बोलते हैं। हाँ जी बच्चा, सभी का pH डिफरेंट होगा, सभी का नहीं, सिर्फ इनका होगा, इनका कोई pH नहीं होता है डिफरेंट। इनको भी बात करेंगे, इनको कैसे आपने डिवाइड किया, किसको मोनोसाइट बोला, किसको लिम्फोसाइट बोला, भी बात करेंगे। तो जैसे ही आपने WBC के ऊपर एसिडिक डाई फेंकी, जो WBC ऑरेंज कलर का हो गया, जो WBC नारंगी कलर का हो गया, वो क्या हो गया, वो इसिनोफिल हो गया। बताओ, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बता दोगे? ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपने डाई ली बेसिक, बेसिक का मतलब है आपने एक क्षारीय प्रकृति की डाई ले ली, और जैसे ही आपने क्षारीय प्रकृति की डाई ली और जिस WBC का कलर नीला हुआ, ब्लू हो गया, आपने WBC के ऊपर बेसिक नेचर की कोई डाई डाल दी, और जैसे ही बेसिक नेचर की डाई डाली बेटा, जो WBC नीले रंग का दिखेगा, जो किस कलर का दिखेगा, नीले रंग का, वो होगा बच्चों बेसोफिल। वो क्या होगा, वो बेसोफिल्स होंगी। ये लो, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे एसिडिक डाई लो, चाहे आप बेसिक लो, कोई भी ले लो आप चाहे तो एसिडिक डाई ले लो, चाहे आप बेसिक डाई ले लो, कोई अम्लीय प्रकृति वाली या कोई क्षारीय प्रकृति वाली, कोई भी डाई ले लो, जिस WBC का कोई भी कलर नहीं आएगा, जो न्यूट्रल रह जाएगा। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, और जो उदासीन रह जाएगा और उसका कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस का मतलब होता है वो कोई भी रंग नहीं देगी, दैट इज न्यूट्रोफिल्स। वो कौन सी हो जाएंगी, वो न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आपसे कि भाई साहब कौन सी WBC है, उसके ऊपर आपने एसिडिक बेसिक कोई भी डाई डालो जिसका कोई कलर ही नहीं होगा, कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, कोई भी रंग नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल। इसको इस तरीके से याद कर लेना, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है कोई भी चीज उदासीन, तो ये कैसा भी कलर नहीं देगी। जो ऑरेंज देगी नारंगी, वो होगी इसिनोफिल, और जो नीला कलर देगी वो होगी बेसोफिल, और जो कोई कलर नहीं देगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होंगी। अब एक बच्चे का डाउट है, दिव्या जी का, कि डाई क्या होती है। बेटा शायद आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, इसीलिए शायद आप ऐसा बोल रही हैं। डाई का मतलब होता है कोई ऐसा इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या, सूचक। कोई भी एक ऐसे इंडिकेट करने वाली डाई ले लिया आपने, कोई केमिकल ले लिया, उसको आपने किसी एसिडिक केमिकल पे डाला तो उसका नेचर अलग होगा, बेसिक पे डाला तो वो अलग होगा। जैसे आपने केमिस्ट्री में लिटमस पेपर पढ़ रखा होगा कि लिटमस पेपर एसिड के साथ अलग कलर देते हैं, बेस के साथ अलग कलर देते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कितना बेसिक तो आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी डाई होती हैं, हालांकि आपको लाइफ में कभी ये देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आप सुन लो, कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा देती हूं। अब नेक्स्ट, एक तो इनको क्राइटेरिया इस तरीके से आपने बांट दिया। दूसरा, बच्चों इन WBC को बांटा जाता है इनके न्यूक्लियस की शेप के आधार पर। न्यूक्लियस की शेप के आधार पर जल्दी से मुझे ये बताओ कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था ना कि WBC में न्यूक्लियस होता है। मैंने पढ़ाया था ना कि WBC में न्यूक्लियस होता है, लेकिन RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। याद है ना, मैंने पढ़ाया था ना। मैंने पढ़ाया था ना ये बात।
चलो सुनो, न्यूक्लियस की शेप के आधार पर अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसका न्यूक्लियस अलग दिख रहा है, इसका न्यूक्लियस अलग दिख रहा है, इसका अलग दिख रहा है, इसका अलग दिख रहा है, इसका अलग दिख रहा है। दिख रहे हैं ना? डॉक्टर कैसे पहचानता है कि भाई साहब ये न्यूट्रोफिल है, ये बेसोफिल है, ये है, ये है? कैसे पहचान लेता है डॉक्टर? डॉक्टर इनके न्यूक्लियस की शेप देखकर। किसके देखकर? न्यूक्लियस की शेप देखकर, उसका आकार देखकर। अब ध्यान से सुनना, किस तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? इसिनोफिल का। इसिनोफिल्स एक नंबर पे लिखिए ना, तो इसिनोफिल्स की सुन लो। जब आप इसिनोफिल्स की बात करते हैं तो इसिनोफिल्स एक WBC है और इस WBC में न्यूक्लियस होगा ही होगा। जो आपकी इसिनोफिल्स होती हैं उसका न्यूक्लियस आपको ऐसा दिखते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं इसमें। इसे बोलते हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस। आप लिख भी सकते हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बाइलोब्ड का मतलब होता है बेटा इनका न्यूक्लियस 2 लोब में है, 2 लोब में बटा हुआ है। बाइलोब्ड 2 न्यूक्लियस है। आप वो हेडफोन लगाते हैं ना, एक यहां एक यहां, जैसे आपके SK यादव सर आपको पढ़ाते हैं हेडफोन लगा के, एक इधर एक इधर, जो ऐसे हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिखता है उसे कहते हैं हम इसिनोफिल्स। उसे क्या कहते हैं हम? इसिनोफिल्स दिखते हैं कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा भी देती हूं, ये रहा इसिनोफिल। कहां है इसिनोफिल? ये रहा। ये देखो बेटा, हेडफोन जैसा न्यूक्लियस तो आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बताओ। दिख रहा है ना? अब आता है बेसोफिल्स का। बेसोफिल का न्यूक्लियस बेटा आपको ऐसा दिखता है। देखो कैसा दिखता है इसका न्यूक्लियस। बेसोफिल के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें भी 2 न्यूक्लियस ही होते हैं। इसमें भी ऐसे 2 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े होते हैं और ऐसे दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए से होते हैं। कुछ ऐसा सा न्यूक्लियस होता है इनका। इनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम है और बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस दिखता है, इसके कंपैरिजन में बड़ा है। जैसे इस इमेज में देखिएगा आप, ये रहा बेसोफिल। एक ये था इसका न्यूक्लियस ऐसे और एक ऐसा दूसरा था और वो आपस में आकर ऐसे मिलने लग गए, तो कुछ ऐसा न्यूक्लियस दिखेगा। तब तो क्या होगा? आप क्या बताओगे? दोनों का न्यूक्लियस आपस में आके जुड़ गया और बड़ा बड़ा है। ये भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये बिग साइज का होगा, ये बड़े साइज के होंगे दोनों न्यूक्लियस, तो इसे बोलेंगे बेसोफिल्स। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स में कैसा न्यूक्लियस दिखता है। बेटा जो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है ना, उनके अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, जब एक आपने प्री मैच्योर न्यूट्रोफिल उठाई है, प्री मैच्योर का मतलब है अभी जस्ट बनी है, ठीक है? क्या होता है? मान लो ऐसे एक अभी बनी है जस्ट न्यूट्रोफिल, तो जब प्री मैच्योर न्यूट्रोफिल होती है उसके अंदर ऐसे 5 न्यूक्लियस दिखते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन जब ये न्यूट्रोफिल मैच्योर हो जाएगी तो इसके जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़कर ऐसे 3 न्यूक्लियस बना लेते हैं टोटल। ऐसे ऐसे 3 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ऐसा न्यूक्लियस दिखा तो वो न्यूट्रोफिल हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको इमेज दिखा रखी है, ये रही न्यूट्रोफिल। अगर ये न्यूट्रोफिल इमैच्योर होती तो इसमें 5 होते, लेकिन ये मैच्योर है इसलिए इसमें कितने हैं आप बताओगे? 3 दिखा रखे हैं। तो याद रखना बेटा, जिसमें ऐसा हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिखेगा उसे इसिनोफिल, इसमें दोनों न्यूक्लियस बड़े और आपस में आके जुड़ जाते हैं वो बेसोफिल, और एक ऐसी WBC जिसमें 5 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 5 केंद्रक दिख रहे हैं, वो क्या होगी? न्यूट्रोफिल। लेकिन जैसे ही ये न्यूट्रोफिल क्या होगी बेटा? बड़ी हो जाएगी, तब क्या हो जाएंगे आप बता दोगे बेटा? क्या हो जाएंगे? इसके 3 न्यूक्लियस बचेंगे। अगला चलते हैं, आप मोनोसाइट की बात करते हैं। मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसे दिखता है? मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस दिखता है आपको किडनी के शेप का। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस दिखता है आपको किडनी शेप का, ऐसे। किडनी कैसे बनाते हैं हम? सोयाबीन जैसी, ऐसी, ऐसा न्यूक्लियस दिखता है इनका। मैं दिखा देती हूं, आप देखोगे तो ये रही आपकी मोनोसाइट। ये देखो ऐसे किडनी, सोयाबीन के जैसा, ऐसे ही आपकी किडनी होती है बेटा। इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा बनाओगे तो मैंने ऐसा बना दिया सीधा, ऐसा राजमा के जैसे, बीन्स के जैसे, ऐसा मोनोसाइट का न्यूक्लियस दिखता है। और जब आपने
क्या लिम्फोसाइट का देखने की कोशिश करी, तो लिम्फोसाइट्स का कैसे दिखता है बेटा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिखता है, ऐसे बड़ा सा न्यूक्लियस, तो जिसमें एक ही न्यूक्लियस है और वो बहुत बड़े साइज का है, बिग साइज न्यूक्लियस है, बड़े आकार का केंद्रक है, तो उसे क्या कह देंगे बेटा, उसे कह देंगे हम लिम्फोसाइट। अब आज के बाद अगर आपको यहां पर नाम नहीं दिए हुए होते तो क्या आप इनको न्यूक्लियस से पहचान लेते कि कौन सी डब्ल्यूबीसी है? डॉक्टर लोग कैसे पहचानते हैं? ऐसे ही पहचानते हैं बेटा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिखा वो लिम्फोसाइट, सोयाबीन के जैसा दिखा मोनोसाइट, हेडफोन जैसा दिखा इसिनोफिल, दो बड़े न्यूक्लियस आपस में आगे जुड़ गए बेसोफिल, और ऐसे मल्टीपल मतलब 3 4 5 अगर न्यूक्लियस दिखे हैं दैट इज न्यूट्रोफिल। अब बताओ, आज के बाद अगर यहां मैंने नीचे नाम नहीं दिए हुए होते तो क्या आप इनको पहचानते या नहीं पहचानते? है ना? ठीक है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा? रुचि कह रही है, रुचि बेटा एग्जाम के क्वेश्चन सामने हैं आपके, कौन से डब्ल्यूबीसी में 2 न्यूक्लियस होते हैं, कौन से डब्ल्यूबीसी में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है? एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन थोड़ी है, हैं? कुछ तो कॉमन सेंस रखा करो रुचि जी आप। अब बात करते हैं इन सब के फंक्शन की। मैम ये इतनी सारी टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं आपने बता दिया, लेकिन ये क्या काम करती हैं? जब इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शंस लिखेंगे न्यूट्रोफिल्स का, और न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ लिखना मोनोसाइट के। एक्चुअली मोनोसाइट के 2 काम होते हैं, लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे तो मोनोसाइट का एक कॉमन काम होता है। लिखेंगे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, इन दोनों के क्या काम होते हैं बेटा? ये दोनों सेल्स कहलाती हैं फैगोसाइटिक सेल, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब क्या होता है। कौन बच्चा मुझे बताएगा? फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब होता है भक्षण करने वाली कोशिकाएं। भक्षण करने वाली कोशिकाएं माना जाता है इन्हें, क्या माना जाता है? भक्षण करने वाली कोशिकाएं। जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है या कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उस इन्फेक्शन का क्या कर देना? इंगल्फ कर लेना। इंगल्फ का मतलब अपने अंदर खा जाएंगे ये, ताकि वो इन्फेक्शन आपको बीमारी ना करे। जैसे ही मान लो मेरी नाक से कोई बैक्टीरिया चले गए हैं, है ना, है ना, जैसे ही मेरी नाक से कोई बैक्टीरिया चला गया मेरे खून में जाएगा, मेरे खून में गया तो जाते ही क्या हो जाएगा बेटा? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट आएंगी ऐसे भागे भागे। ओ भाई आज तो टारगेट आ गया। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या करेंगी? मान लो यहां पर एक बैक्टीरिया है ऐसे छोटा सा, ये बैक्टीरिया है, ये बीमारी कर सकता है मुझे। आप जानते हैं बैक्टीरिया बीमारियां करते हैं हमें, ये जीवाणु है, बाहर से आया है, ये फॉरेन पार्टिकल है, ये मुझे बीमारी करने आया है। तो क्या होगा कि ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट पहचानेंगी इस बैक्टीरिया को कि भाई साहब ये हमारी शरीर का तो नहीं है, आज से पहले तो हमें नहीं दिखा कभी खून में घूमता हुआ, आज कैसे दिख रहा है ये? तो ये दोनों इसके पास में जाएंगे, और पास में जाएंगे तो मैंने पढ़ा रखा है अपने साइटोप्लाज्म, अपने कोशिका द्रव की मात्रा बढ़ा लेंगी, और बढ़ाकर इसके नजदीक जाने के लिए ऐसे झूठे अपने हाथ पांव बना लेती हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इस झूठे हाथ पांव को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, पोडिया का मतलब होता है लेग्स। ऐसे झूठे हाथ पांव बनाए और इसके पास में गई, और अगली बारी में अपने अंदर इसको चबा जाएंगी, इसके अंदर खा जाएंगी। ये लो अपने अंदर ले लिया इस बैक्टीरिया को। तो अगर ये बैक्टीरिया का इंगल्फमेंट नहीं करती, अगर ये बैक्टीरिया का भक्षण नहीं करती, तो बताओ ये बैक्टीरिया हमें बीमारी करता या नहीं करता? 110% हमें बीमारी कर देता। तो एक बात बताओ कि बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट किसने फाइट की? मेनली इंगल्फमेंट होता है वो बैक्टीरिया का ही होता है। बैक्टीरियल डिजीज, कोई भी जीवाणु जनित रोग है, उससे बचाने का काम किसने करा है? आप बताओगे बेटा, न्यूट्रोफिल ने करा है। ठीक है,
है ना, समझ में मेरी बात आ गई। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मेनली इंगल्फमेंट का काम, ऐसे इंगल्फ करना, बैक्टीरिया को मारना न्यूट्रोफिल का काम होता है। लेकिन मान लो किसी दिन आपके खून में न्यूट्रोफिल कम हो गई, या बेचारी न्यूट्रोफिल एक्टिवेट नहीं है, या बेचारी न्यूट्रोफिल काम करने की स्थिति में नहीं है, तो न्यूट्रोफिल अपना काम किसको देंगी? मोनोसाइट को देंगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कौन सी WBC हैं जो जीवाणु जनित रोगों से हमें बचाती हैं, तो ऑप्शन में या तो न्यूट्रोफिल होगा या मोनोसाइट होगा, या एक ऑप्शन में होगा। तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे और खुदा ना खास्ता आ गए तो आप किसे सही करके आओगे? न्यूट्रोफिल को, क्योंकि प्राइमरी बेस पर ये काम जो मैंने पढ़ाया ना, फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। लेकिन मोनोसाइट कब? जब न्यूट्रोफिल्स काम नहीं करती हैं ढंग से, या इनकी संख्या में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, तब मोनोसाइट अपना रंग रूप दिखाती है कि कोई बात नहीं बहन, तुम बीमार हो, तुम बैठी रहो, मैं तुम्हारी उपाधि संभाल लूंगी। तब वो क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती हैं, भक्षण करने की प्रक्रिया करती हैं। बताओ, किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है? किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है? फिर आगे चले। मोनोसाइट का एक काम और भी है। एक ये था, ये कब करेंगी? जब आपकी न्यूट्रोफिल्स कम ज्यादा हो गई हैं, या न्यूट्रोफिल काम नहीं कर रही हैं, एक्टिवेट नहीं है, या न्यूट्रोफिल बोल देंगे आज तो मैं काम नहीं कर रही यार, मेरी मर्जी, जाओ मोनोसाइट, तुम मेरे से छोटी हो तुम जाओ, वैसे मोनोसाइट बड़ी है लेकिन तुम संख्या में कम हो मेरी से, तो तुम जाओ, तुम अपना काम करके आओ। ठीक है, चलो ये हो गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? कौन से टाइप की WBC फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं? किस प्रकार की WBC भक्षण करने का काम करती है, और मेनली किसका? बैक्टीरिया का। तो क्या आंसर करके आओगे? न्यूट्रोफिल। लेकिन न्यूट्रोफिल ऑप्शन में नहीं हुआ, आपका आंसर मोनोसाइट्स हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले पे चलते हैं। अगला पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ इसिनोफिल्स। बेटा इसको स्टार करना, इसको स्टार करना, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसिनोफिल्स का काम क्या होता है? और ध्यान से कान खोलकर सुनना भी ये चीज, ठीक है? इसिनोफिल्स का काम क्या होता है, उस चीज को ध्यान से सुनो। इसिनोफिल्स दो केमिकल बनाती हैं। इसिनोफिल्स हमारे बॉडी में दो केमिकल सिक्रीट करती हैं, दो रसायन बनाती हैं। कौन कौन से? एक तो बनाती हैं ये हिस्टामीन। कौन सा? हिस्टामीन। ध्यान से लिख लीजिएगा, पहले हिस्टामीन बनाती हैं। दूसरा ये बनाती हैं बेटा हिपैरिन। ये दो केमिकल बनाती हैं, ये हिस्टामीन एंड हिपैरिन, ये दोनों केमिकल बनाती हैं। अब ये कब बनाती हैं? ये मेन है। ये कब बनाती हैं, ये मेन चीज है। पहले सुनिएगा, हिस्टामीन कब बनता है? बच्चों जब कभी भी आपको किसी भी चीज से एलर्जी होता है। एलर्जी होता है या कि नहीं होता है? हर किसी को अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है। मान लो आप झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे, दिवाली आ रही है अभी, तो दिवाली के समय पर आप सफाई करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स आपके बॉडी में चले जाते हैं, और उसी डस्ट पार्टिकल से आपको एलर्जी हो जाती है। आपकी स्किन पे खुजली होने लग जाती है, आपको छींकें आती हैं। किसी इंसान को केरोसिन मिट्टी के तेल से एलर्जी होती है, किसी को पेट्रोल डीजल से होती है, किसी को पपीते से होती है। जैसे मुझे पपीते और मशरूम, अगर आप मुझे मशरूम का इतना सा भी दाना खिला दोगे ना तो मेरे पूरे बॉडी पर खुजली चलने लग जाएगी, इचिंग होने लग जाएगी, मुझे छींकें आएंगी, मेरी नाक से आंख से सबसे पानी आने लग जाएगा। इतनी खतरनाक एलर्जी है मुझे मशरूम से, इसलिए मैं कभी मशरूम खाती ही नहीं हूं। तो हर एक इंसान को अलग टाइप की एलर्जी होती है। अब बच्चों एलर्जी होती है तो एलर्जी के समय एलर्जी आपको हुई कैसे, वो सुनना ध्यान से। मान लो आपके बॉडी में कोई डस्ट पार्टिकल आ गए, कोई पेंट के आ गए, कोई भी खराब सा पार्टिकल आ गया, और अगर वो फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों में जम जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर वो नाक में रह गया तो नाक से प्रॉपर एयर नहीं आ पाएगी। अगर आपके वो हार्ट वार्ट में चला गया तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो होता क्या है, जब भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन का मतलब क्या होता है? बाहर से आया हुआ, हमारे शरीर का नहीं है। और जो बाहर से आएगा वो बीमारी कर नहीं आएगा। कोई भी आपको अच्छा कोई पार्टिकल नहीं मिलने वाला है। आज तक कोई बाहर से अच्छा पार्टिकल आया है क्या आपके बॉडी में? नहीं, आपको बीमारी करने ही आता है। तो क्या होता है बेटा कि जैसे ही बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल, कोई पेंट के पार्टिकल, कोई ऐसा अनवांटेड पार्टिकल आ गए जो हमारे शरीर को सूट नहीं कर पाया,
हमारा शरीर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया। तो इसिनोफिल्स क्या करेंगी, उस पार्टिकल को पहचानेंगी और इसिनोफिल सोचेंगी ओ भाई साहब ये तो बीमारी कर सकता है। तो इसिनोफिल तुरंत क्या कर लेती हैं, एक केमिकल सिक्रीट करती हैं आपके खून के अंदर। कौन सा केमिकल, हिस्टामीन। और इसी हिस्टामीन के निकलने से आपको क्या होती है, एलर्जी होती है, आपको एलर्जी होती है। और जैसे ही एलर्जी होगी तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कि ये पार्टिकल आज के बाद नहीं जाना चाहिए मेरे शरीर में, अदरवाइज मुझे एलर्जी होएगी, मुझे छींके आएंगी, खांसी आएंगी, ईचिंग हो जाएंगी। और फिर आप क्या करोगे, एंटी एलर्जिक दवाइयां खाओगे। और एंटी एलर्जिक दवाइयां खाओगे, जैसे एक बहुत कॉमन सी एंटी एलर्जिक दवाई आती है एविल नाम की, वो खाओगे तो वो आकर इस हिस्टामिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करेंगी। और जैसे ही हिस्टामिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा आपका एलर्जी ठीक हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है पहले ये सुन लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी WBC है जो कि एलर्जी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, इसिनोफिल। या एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि एलर्जी किस केमिकल के सिक्रीट होने से आता है, एलर्जी किस केमिकल के, तो कौन से रसायन के बनने से एलर्जी होता है, हिस्टामीन के बनने से। एलर्जी अच्छी होती है, अब अच्छी का मतलब ये नहीं कि आप खाते जाओ, अगर एलर्जी हो रही है इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। अगर एलर्जी नहीं होती यहां पर तो इसका मतलब इसिनोफिल ठंडी पड़ गई हैं, काम नहीं कर रही हैं, है ना। और वो एलर्जी करने आया था कोई पार्टिकल, वो किसी और ऑर्गन को डैमेज कर जाएगा। तो इसिनोफिल्स एलर्जी रिएक्शन के समय एक रसायन बनाती हैं जिसे हिस्टामीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हिपैरिन क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। आपकी नसों में खून दौड़ता है, मैं बहुत आम भाषा में समझा रही हूं। हम क्या बोलते हैं, हमारी नसों में खून दौड़ता है। आपको यहां चोट लगी, यहां चोट लगी, यहां चोट लगी, जहां जहां चोट लगेगी वहां से खून निकलेगा, क्योंकि खून सारा दिन घूम रहा है ऐसे ऐसे, यहां यहां पूरे बॉडी में 24/7 आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। जिस दिन खून सर्कुलेट होना बंद हो गया उस दिन आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ग्लूकोज का रुक जाएगा, और मैं एक लाइन में बोलूं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे बेटा, ठीक है। तो क्या होता है, खून जो है वो हमारी नसों में दौड़ता है और खून हमारी नसों में कभी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हमारे खून में एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब है जो रुधिर का, जो रक्त का या रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है, रुधिर का थक्का नहीं जमाने वाला। और वो कौन सा होता है, वो होता है बेटा हिपैरिन। जब तक आपके बॉडी में हिपैरिन है तब तक आपके शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉट कभी बन ही नहीं सकता। और अगर ब्लड का क्लॉट नहीं हुआ, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून जम नहीं सकता। और अगर मान लो किसी दिन आपके बॉडी में हिपैरिन की कमी होगी तो खून जम जाएगा आपकी नसों में, खून जम गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। तो हमारी नसों में खून को जमने से बचाने वाला जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, जो खून का थक्का जमाने से रोकने वाला जो कारक है, वो कौन सा होता है, हिपैरिन होता है। और इसी हिपैरिन को प्रोड्यूस करता है कौन, आप बताओगे बेटा, इसिनोफिल। हिपैरिन थोड़ा बहुत आपका लीवर भी बनाता है, लिख लीजिएगा इसे, लीवर के द्वारा भी बनता है, लेकिन लीवर ज्यादा नहीं बना पाता है, इसिनोफिल्स भी हिपैरिन बनाती हैं। तो सोचिएगा कितना अच्छा काम कर रही है इसिनोफिल। एलर्जी करवा के आपको पहचान करवा रही है कि ये चीज आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, इस चीज से दूर रहिए, धूल मिट्टी से दूर रहो, है ना। दूसरा, आपकी नसों में कभी भी खून को नहीं जमने देता, किसकी वजह से, हिपैरिन की वजह से। और इन दोनों केमिकल को, इन दोनों को ही प्रोड्यूस कौन करती हैं, तो इसिनोफिल प्रोड्यूस करती हैं। समझ में आ गई मेरी बात। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन से एंटी क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से आपका खून नहीं जमता है, हिपैरिन। एलर्जी करने वाला केमिकल क्या होता है, हिस्टामीन होता है।
बात समझ में आ गई? चलो, इसके अलावा आपका इसिनोफिल का एक काम और भी होता है बच्चों, वो सुनो क्या काम होता है। इसिनोफिल करवाती हैं इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन। अब ये इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं, कितने बच्चों ने ये नाम सुन रखा है? इसिनोफिल्स इसके अलावा भी काम करती हैं इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस का। अब ये इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं तो जरा गौर से सुनिएगा। इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन लिख लो आप, कोई जरूरी नहीं है। देखो इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। मैंने आपको चांटा मारा गाल पे, या आपके पापा ने आपको चांटा मारा गाल पे, आपके मार्क्स कम आए या जो भी रीजन है, आपने कुछ ऐसी खुरापाती की होगी कि आपको चांटा मारा आपके पापा ने। जैसे ही आपकी गाल पे चांटा मारा आपके पापा ने, तो बताओ क्या क्या होता है? सबसे पहले जिस हिस्से पे चांटा मारा था उस हिस्से की सेल्स क्या हो जाती हैं? उस हिस्से की सेल्स हो जाती हैं डेड। वहां की कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, सेल्स हो जाती हैं बेटा डेड। और डेड होने के बाद क्या होता है, वहां पर वो हिस्सा लाल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाता है आपका गाल, उंगलियां छप जाती हैं आपके पापा की मारी हुई। ठीक है, उसके बाद जिस हिस्से पे मारा है वहां पर हो जाती है स्वेलिंग। क्या हो जाती है? स्वेलिंग। वहां पर सूजन आ जाती है। आती है कि नहीं आती है सूजन? यस मैम। और सूजन आने के बाद वहां पर आपको दर्द लगता है, पेन, दर्द महसूस होता है। हाँ जी मैम, दर्द महसूस होता है ना। और वो हिस्सा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, वहां से हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है जिस हिस्से पे आपको चांटा मारा। और कभी कभी तो अगर बहुत जोर से पड़ा तो बुखार भी आ सकती है आपको। जैसे मुझे अच्छे से याद है, मेरे पापा ने मेरे भाई को, जब वो तीसरी या चौथी क्लास में था, बहुत छोटा बच्चा था, उसको एक चांटा मारा था, उसको 10 दिन तक बुखार रहा था। आज भी हम उसका मजाक बनाते हैं आज भी। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं, ये जो हुई है ना, इन सबको बोलते हैं इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन। और ये कौन करवाती हैं? ये करवाती हैं बच्चों इसिनोफिल्स। कौन करवाती हैं? ये इसिनोफिल्स करवाती हैं। कैसे? आपको किसी ने चांटा मारा तो जिस हिस्से पे मारा वहां की कोशिकाओं की डेथ हो जाती है, वहां की सेल्स डेड कर जाती हैं। उस स्किन पर आपका लाल लाल हिस्सा पड़ जाता है, रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, वहां पर गर्म सा एहसास होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और वहां पर दर्द होने लग जाता है। इस टाइप की जो आपकी रिएक्शन होती हैं, इन्हें इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन करते हैं। और इन्हीं इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन को करवाने वाली WBC का नाम क्या है? इसिनोफिल्स। इन बहनों का काम होता है, इन इसिनोफिल्स का काम होता है ये काम करवाना। बता दोगे? हाँ जी, बता दोगे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हिस्टामीन बनाया इसिनोफिल ने, हिपैरिन बनाया है इसिनोफिल ने। और जब कभी भी आपको इंजेक्शन लगता है तब भी तो यही होता है। इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है? वहां की सेल्स की डेथ हो जाती है, स्किन लाल पड़ जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द हो जाता है, वो हिस्सा गर्म हो जाता है, इंजेक्शन लगा है वहां पर। जब किसी ने चांटा मारा, आपको सुई चुभो दी, आपको कांटा लग गया, तो उस समय जो इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन होती है बेटा, वो कौन करवाता है? वो इसिनोफिल करवाता है। इतनी सारी चीजें इसिनोफिल्स करवा रहा था। न्यूट्रोफिल का काम अलग हो गया, बेसोफिल का काम अलग हो गया। और आप बताओगे बेटा नेक्स्ट यहां पर इसिनोफिल का काम अलग हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो अब अगला पढ़ें। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओफ 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 ओफ। मैंने कौन सी पढ़ा दी? एक सेकेंड, बोर्ड पे क्या लिखा है? किसका फंक्शन बताया? न्यूट्रोफिल मोनोसाइट तो सही है, उसके बाद किसका पढ़ाया था बच्चों? ये किसका फंक्शन पढ़ा दिया मैंने? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ऊपर वाला किसका पढ़ा दिया? ये तो इसिनोफिल का होता है, इन्फ्लामेंट्री वाला तो। उफ सॉरी, कहाँ दिमाग चला गया? रुको 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 रुको, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा।
ये ऊपर वाला जो काम है ना, ये वाला काम, ये बेसोफिल का होता है बेटा, इसिनोफिल का नहीं होता है ऊपर वाला। ये हिस्टामीन और हिपैरिन ये इसिनोफिल नहीं बनाती है, ये बेसोफिल बनाती है। इस चीज को ठीक करना, इस चीज को ठीक करना बेसोफिल्स का मेन होता है, लेकिन जब बेसोफिल्स नहीं होती हैं उस समय इसिनोफिल करती हैं। मुझे ये बात पहले बताना चाहिए था। ओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा रुकना। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। बेसोफिल्स का मेन काम होता है हिस्टामीन और हिपैरिन बनाना, लेकिन जब कभी आपके बॉडी में बेसोफिल की संख्या में कमी आ जाती है, जब ये हिस्टामीन प्रोड्यूस करना और ये हिपैरिन प्रोड्यूस करना और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाना, तब आपकी इसिनोफिल करती हैं। तो एक बार इसे करेक्ट करना, शायद मैंने ना इसको ना यहां से हटा देना, इसे प्लीज ठीक कर लेना, गलत मत लिख देना, है ना। ये बेसोफिल्स का काम होता है, इसिनोफिल्स का नहीं होता है। बेसोफिल्स के काम है ये तीनों के तीनों। यहां पर बेसोफिल्स ही हिस्टामीन बनाती हैं, बेसोफिल ही हिपैरिन बनाती हैं और बेसोफिल ही इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करती हैं। मेन काम ये बेसोफिल्स का होता है। लेकिन जब कभी आपके बॉडी में बेसोफिल्स तो वैसे ही बहुत कम होती हैं, 0.1 to 0.5% होती हैं। अब मान लो आपको कोई बीमारी हुआ, कोई डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी हो गई या कोई और भी कोई खतरनाक बीमारी होगी, तो उस समय आपके बॉडी में बेसोफिल की संख्या में कमी आ गई। अगर इसकी संख्या में कमी आई तब ये काम कौन करने लग जाती हैं? तब ये काम करने लग जाती हैं इसिनोफिल्स। इस चीज को इस तरीके से लिखिएगा, है ना। तब ये काम कौन करने लग जाती हैं? इसिनोफिल्स करने लग जाती हैं। एक बार फिर से समझाऊं, आपको गोलमाल नहीं करना है। सुनिए, मैं एक बार फिर से वापस करती हूं, पता नहीं कहां से दिमाग चला गया, पहले बोलने वाली बात बाद में बोल दी। ये जो बेसोफिल्स होती हैं, फिर से बता देती हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। काम वगैरह सब सही बताया है मैंने, एक्सप्लेन एकदम सही करा है, बस वो उल्टा बोला गया, पहले बोलने वाली बात बाद में बोली मैंने, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हिस्टामीन कौन प्रोड्यूस करता है, किसका मेन काम होता है? हिस्टामीन, एंड दूसरा हिपैरिन प्रोड्यूस करना, तो आप बताओगे हिपैरिन कुछ मात्रा में लीवर बनाता है और बाकी का हिपैरिन कौन बनाता है? बेसोफिल्स बनाती है। लेकिन अगर आपके बॉडी में कभी भी बेसोफिल्स की संख्या में कमी हो गई, तब ये दोनों काम कौन संभाल लेती हैं? ये दोनों काम संभाल लेती हैं इसिनोफिल्स। कौन संभालती हैं फिर इसे? इसिनोफिल्स संभालती हैं। ये लीजिए। नेक्स्ट, बेसोफिल्स का अगला काम क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करना, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करना। लेकिन मान लो किसी दिन आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करने के लिए बेसोफिल का अमाउंट कम हो गया, तब ये काम कौन संभाल लेंगी? इसिनोफिल। तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। बेसोफिल्स तो वैसे ही कम होती है ना, 0.1 to 0.5% में होती हैं, तो ये कभी भी कम हो सकती हैं। और एक बात बताऊं आपको, सबसे पहले सबसे कम बेसोफिल्स ही होती हैं आपके बॉडी में। कभी भी आप देखना अपनी रिपोर्ट में, जब कभी भी आपको कोई मलेरिया, डेंगू या कुछ भी ऐसा ब्लड में इंफेक्शन होता है ना, तो उस समय क्या होता है, आपके खून में सबसे कम बेसोफिल का काउंट आता है, इससे भी कम हो जाती है। अब भैया काम तो चलाना ना बॉडी को, तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को तो क्या चाहिए? फाइटर सेल्स चाहिए। तो जिस समय आपकी ये बेसोफिल्स नहीं होती है ढंग से, तब ये सारा काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? इसिनोफिल्स की। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हिपैरिन और हिस्टामीन कौन बनाता है, तब आपको बेसोफिल ही करना है। अब मान लो बेसोफिल ऑप्शन में नहीं है, तब आप किसे करके आओगे सही? तब आप इसिनोफिल को सही करके आओगे। इस तरीके से लिखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। न्यूट्रोफिल ने काम किया, मोनोसाइट ने एक एक काम क्या कर दिया था। न्यूट्रोफिल का मेन काम होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करना, लेकिन जब न्यूट्रोफिल नहीं है या वो काम नहीं कर रही हैं, उनकी संख्या में कमी हो गई है, उस समय कौन, आप बताओगे बेटा? उस समय वो काम करती हैं आपकी न्यूट्रोफिल की जगह मोनोसाइट। और बेसोफिल का काम होता है हिस्टामीन, हिपैरिन बनाना और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करना। लेकिन किसी दिन अगर बेसोफिल की संख्या में कमी आ गई या वो काम नहीं कर रही है, तब इसिनोफिल करती हैं, तब इसिनोफिल करती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन किसका? अगला बचा आपका लिम्फोसाइट्स। ये मेन है।
इनके बिना कुछ नहीं है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, याद करो मैंने कहा था मोनोसाइट का एक काम और भी होता है, वो आगे पढ़ाऊंगी, तो वो आगे अभी आएगा। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या काम करती हैं बच्चों, इन दोनों के बारे में ध्यान से सुनिएगा। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या काम करती हैं? दोनों काम तो एक जैसा ही करती हैं, बस तरीका दोनों का अलग अलग है करने का। दोनों काम एक जैसा ही करती हैं, तरीका अलग अलग है। कैसे? सुनो ध्यान से। जब कभी भी आपके बॉडी में बाहर से कोई इन्फेक्शन आया, क्या आया? बाहर से कोई इन्फेक्शन आया, संक्रमण आया, और ये इन्फेक्शन क्या करने आया था? डिजीज करने आया था। ये इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, कोई फंगी, कोई कवक, कुछ भी हो सकता है। इस बात को जरा ध्यान से सुनना। तो उस समय आपके खून में ये इन्फेक्शन आ गया, यहां पर है, मान लो ये इन्फेक्शन पड़ा है, और आपकी लिम्फोसाइट ने भी देख लिया, आपकी मोनोसाइट ने भी देख लिया, आपकी लिम्फोसाइट ने भी देख लिया, मोनोसाइट ने भी देख लिया। मोनोसाइट क्या करती हैं? मोनोसाइट या तो जाएंगी, इसका इंगल्फ कर देंगी, इसका भक्षण कर लेंगी, लेकिन कब करेंगी भक्षण? जब न्यूट्रोफिल नहीं कर पाई हैं तब। अब दूसरा मोनोसाइट क्या करेंगी? मोनोसाइट इसको मारने के लिए यहां से अपना क्या करेंगी? एंटीबॉडीज, अपना हथियार तैयार करेंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? तो कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। ये मोनोसाइट इसको पहचानेंगी और देखेंगी कि ये इन्फेक्शन तो हमारे बॉडी का नहीं है, मुझे इसको मारना है। तो मोनोसाइट एंटीबॉडीज बनाएंगी, और एंटीबॉडीज हैं हथियार, इसके वेपन हैं, और इन एंटीबॉडी को भेज देंगी, कहेंगी इसको मार के आओ, इस इन्फेक्शन को मार के आओ। तो ये काम हो गया मोनोसाइट का करने का तरीका। लेकिन लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? लिम्फोसाइट्स बेटा बहुत गुस्से वाली होती हैं। ये कहती हैं कि मैं इसको मारने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनाऊंगी, मैं सीधी जाऊंगी, मैं खुद जाकर इससे लड़ाई करूंगी और मैं खुद इसे मार के आऊंगी। काम दोनों का सेम है, इन्फेक्शन से बचाना, डिजीज होने से बचाना, बस तरीका अलग है। मोनोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाएंगी, कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाएंगी, ऐसे एंटीबॉडीज बना के छोड़ देंगी बहुत सारी, और ये एंटीबॉडीज इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट आएंगी और ऐसे इसको यहां पर यहीं पर इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसने हथियार बना के भेजा, ये इतनी एग्रेसिव थी, गुस्से वाली थी, ये खुद गई उससे लड़ाई करने के लिए। तो दोनों का काम तो सेम हो गया, इन्फेक्शन से बचाना या बीमारियों से बचाना। लेकिन क्या काम करती हैं? तो आप बताओगे बेटा एक ऐसे काम करती हैं। अब अगला मैं जो आपको बताने वाली हूं वो क्या, ये दोनों की दोनों जो WBC होती हैं, ये देती हैं एडवांस लेवल इम्यूनिटी। एडवांस लेवल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इनको कहा जाता है फ्यूचर सेल्स। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? ये भविष्य में काम करती हैं। फ्यूचर सेल्स का मतलब है ये भविष्य में काम करने वाली सेल्स होती हैं। किस तरीके से? ये बनाती हैं बेटा मेमोरी सेल्स, और मेमोरी सेल्स क्या होती हैं? याद रखने वाली सेल्स। याद रखने वाली सेल्स याद किसको रखती हैं? इन्फेक्शन को। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, ध्यान से सुनना। अभी कोरोना वायरस का टीका चल रहा है, ये सब कुछ भूल जाओ आप। कोरोना वायरस का टीका लगा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपने भी नहीं लगवाया तो आपको लगवानी चाहिए वैक्सीन। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको टीका लगाया जा रहा है। अब उस टीके के अंदर क्या है? उस टीके के अंदर या तो कोई ऐसा एंटीडोट है, जो एंटीडोट आएगा आपके खून में और उसे पहचानेंगी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और इसको मारने के लिए कुछ हथियार बन जाएगा, या उसी वैक्सीन में किल्ड कोरोना वायरस, मरा हुआ कोरोना वायरस। जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग रही है उसमें क्या है? एक कोरोना वायरस को मारा गया है और मारकर कुछ केमिकल के साथ आपके बॉडी में डाल दिया, उसे ही वैक्सीन का नाम दे दिया, उसे टीके का नाम दे दिया। और जैसे ही वो मरा हुआ आया, आपका इम्यून सिस्टम देखेगा भाई साहब ये बाहर से कोई इन्फेक्शन आया है, हालांकि वो मरा हुआ है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसे पहचानेगा कि ये तो कुछ अलग ही टाइप का वायरस या अलग ही टाइप का कोई इन्फेक्शन आया है, बीमारी कर सकता है।
तो आपका इम्यून सिस्टम पहचानेगा उसे और पहचान के लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को बोलेगा कि भाई साहब वहां पर कोई इन्फेक्शन आया है, उसे मारने का काम करना है। अब लिम्फोसाइट तो भागी भागी जाएंगी कि वो मैं जा रही हूं, मैं जाके मार दूंगी उसे, लेकिन मोनोसाइट अपने तरीके से काम करेंगी। मोनोसाइट कहेंगी कि वो खतरनाक हो सकता है इन्फेक्शन, हमें उसके खिलाफ क्या बनाने चाहिए, हथियार बनाने चाहिए। और हथियार क्या है, एंटीबॉडीज हैं, और ये मोनोसाइट बहुत सारी एंटीबॉडीज बना देंगी। अभी तो आया था कोरोना वायरस मरा हुआ, अब मान लो कभी किसी दिन सच में कोरोना वायरस आ गया जिंदा, तो आपके खून में क्या है, एंटीबॉडीज हैं, और ये एंटीबॉडीज उस कोरोना वायरस को तुरंत पहचानेंगी और तुरंत जाकर उसके ऊपर अटैक करेंगी और उसे इन्फेक्शन नहीं करने देंगी और आपको कोरोना नहीं होने देंगी। ये एडवांस में काम करती हैं। आज आपने टीका लगवाया कोरोना वायरस का, और वो टीका 10 साल बाद भी अगर कोरोना वायरस आ गया, और अगर आपके बॉडी के अंदर ये मेमोरी सेल्स हैं याद रखने वाली, किसको याद रख रही हैं, इन्फेक्शन को। इन्फेक्शन क्या है, कोरोना वायरस। ऐसे ही आपने पोलियो की दवाई पी थी, या पोलियो के पहले टीके लगते थे, पोलियो की दवाई क्यों पी थी, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें पोलियो ना हो। कैसे नहीं होगा, तो पोलियो के अंदर जो एंटीडोट आपको पिलाई गई थी 2 बूंद जिंदगी की, वो जैसे ही आई आपके बॉडी के अंदर, आपके इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी बनाकर छोड़ दिया। अब किसी दिन सच में पोलियो वाला वायरस आ गया, तो उस दिन आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। और किससे अटैक करवाएगा, एंटीबॉडीज से करवाएगा। तरीका इन दोनों का अलग अलग है काम करने का। ये एग्रेसिव होती हैं। अरे ऐसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में चोर घुस गया, आप 2 भाई हैं, तो एक भाई बहुत गुस्से वाला है, वो जाएगा चोर का सामना करने कि मैं जा रहा हूं, मैं उसको मार दूंगा। तो अगर वो स्ट्रांग होएगा, स्ट्रांग कौन होगा, आपका भाई। अगर स्ट्रांग हुआ, उस इन्फेक्शन से, उस चोर से ज्यादा स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, तो उस चोर को मार के गिरा देगा। तो यहां पर आपका भाई कौन है, लिम्फोसाइट। चोर कौन है, इन्फेक्शन। तो अगर ये लिम्फोसाइट सही हैं, काम करने लायक हैं, फाइट करने लायक हैं, तब तो इस चोर को मार के गिरा देंगी। लेकिन एक दूसरा भाई है, वो शांत है, वो कहता है, वो समझदारी से काम लेता है कि हो सकता है चोर बहुत घातक है, उसके पास खुद के पास हथियार हो सकते हैं, तो हमारे पास उससे ज्यादा बड़ा हथियार होना चाहिए। और ज्यादा बड़ा हथियार फिर क्या बनाएगा आपके बॉडी में, एंटीबॉडीज। तो मोनोसाइट हथियार बना के उसके पास भेजती है, हथियार को भेजती है मारने के लिए। और ये दोनों एडवांस लेवल पे काम करती हैं। एडवांस लेवल का समझ गए। आज आपके बॉडी में कोई बीमारी है, आया है कोई इन्फेक्शन, उसको पहचानेंगी, इन फ्यूचर वापस आया तो वापस उसे मार गिराने का काम करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों मेमोरी सेल्स बनाती हैं। और मेमोरी सेल्स कुछ नहीं होती हैं, ऐसी सेल्स जो याद रखती हैं किसको, इन्फेक्शन को। और वो क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये मेमोरी सेल्स या इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती हैं, या बीमारियों से बचाने का काम करती हैं ये WBC। अब जब आप इस लिम्फोसाइट की बात करते हो ना बेटा, लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती हैं। लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चे ने पूछा भी था। एक होती हैं बी लिम्फोसाइट, एक होती हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। और जब कभी किसी इंसान को HIV एड्स होता है, लिम्फोसाइट्स, जब कभी किसी इंसान को HIV एड्स होता है, तो उस इंसान की क्या कम हो जाती हैं, ये टी लिम्फोसाइट कम हो जाती हैं। इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं। बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं थाइमस ग्लैंड में। आगे पढ़ाएंगे आपको, जब थाइमस ग्रंथि के बारे में बात करेंगे तब वहां पर बी लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। लेकिन कल की क्लास में हम टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे कि जब कभी किसी इंसान को HIV एड्स नामक रोग होता है तो उसकी WBC की संख्या में कमी आ जाती है। लेकिन कौन सी WBC, टी लिम्फोसाइट। इसीलिए HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है, और HIV एड्स से खतरनाक बीमारी कुछ होती ही नहीं है। आप सोचिए कब से HIV एड्स चल रहा है, 1993 से इंडिया में, 1992 से, या नहीं इंडिया में 1996 से चल रहा होगा शायद, है ना। आज तक उसका कोई वैक्सीन नहीं बना। संदीप कह रहे हैं मुझसे गुस्सा है, कि नहीं मैं किसी से गुस्सा नहीं, पढ़ाने में बिजी थी। आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो आज जैसे सिली मिस्टेक हुई थी ना, वैसी हो जाती है बेटा, इसलिए नहीं मैं आपके ध्यान नहीं देती हूँ। ठीक है।
तो इस चीज को हम कल पढ़ेंगे, किस तरीके से HIV एड्स होता है, कितने टाइप से हो सकता है। HIV एड्स में WBC की संख्या में कमी आ जाती है। मैंने ये नहीं कहा है कि किसी के बॉडी में WBC की संख्या में कमी होने से HIV एड्स होता है, नहीं। जब किसी इंसान को HIV एड्स होता है तब उसकी बॉडी में WBC की संख्या में कमी आती है। कौन सी WBC? T लिम्फोसाइट। ये हम कल बताएंगे, है ना। शिव शंकर सुमन, मैंने आपका नाम ले लिया है बेटा। विकास प्रजापति, बाय। जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। दिव्या जी, थैंक यू सो मच। कल बात करेंगे ये कैसे होता है HIV एड्स। पहले HIV एड्स पढ़ोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैम मेरे पापा को नींद ज्यादा आती है। अच्छा, चलो कल बताते हैं क्यों आती है अंकल जी को नींद ज्यादा। कोई रीजन होगा, टैबलेट्स खा रहे हो, कोई हैवी डोज ले रहे होंगे वो। चलो फिर कल सेम टाइम सेम जगह मिलेंगे, तब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। एलर्जी का मेडिसिन बेटा एक एविल आती है, एविल बहुत आम टैबलेट है। बाकी डिपेंड करता है आपको, एक सिट्राजिन आती है वो खा सकते हैं आपको। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हुआ तो सिट्राजिन खा सकते हैं, कोई स्किन की एलर्जी हुई तो एविल खा सकते हैं, है ना। अच्छा, आपकी भांजी मैगी खा रही हैं, चलो ओके बाय। हाँ जी, कल क्लास होगा मेरा, बिल्कुल होगा कल क्लास। रोज तो क्लास ले रही हूँ आपके बैच में, बस कल इंटरनेट प्रॉब्लम था, वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटा। आज भी मैं भगवान से दुआ कर रही थी, हे भगवान बस मेरी क्लास चल जाए, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।